जैसे कि मेंस टॉपर अभी मनीष धनखड़ जी फर्स्ट रैंक है और तिवारी जी का मेंस टॉपर सेकंड रैंक है। मैं प्रीलिम्स को बोलता हूँ कि ये दूल्हे की बारात का एक कार्ड होता है। पीएससी इनवाइट करता है कि आप आइए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करिए मेंस में। तो अगर कार्ड मिल भी जाएगा तो कोई मतलब का नहीं है। जैसे बाराती के साथ कई सारे लोग आते हैं, मेंस असली है और मेंस पर फोकस करिए। मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा 10 बार 10 अलग अलग रास्तों से ले जाऊंगा तो आपको बोलूँगा कि आप मेरे घर चले आइए, तो आप नहीं जा पाएंगे, जबकि आप 10 बार जा चुके हैं मेरे घर। तो वही चीज़ है कि एक रास्ते से मैं आपको ले जाऊँगा, 2 3 4 बार 10 बार ले जाऊँ तो आप पट्टी बांध के चले जाएंगे अपने घर में आँख पर। तो वही चीज़ होता है कि सोर्स को आप एक बार रखिए। मैंने जो सोर्स चूज़ कर लिया था तो लगभग 7 साल तक वही सोर्स चलते रहे। कि आपके प्रीलिम्स में हमेशा मार्क्स अच्छे आए हैं। बिल्कुल। और आपने प्रीलिम्स की तैयारी अपने जैसा कि मुझे बताया कि मैंने 15 से 20 दिन में की। तो जैसे कि 70 प्लस 80 प्लस लगभग 90 तक आपके मार्क्स आए। बिल्कुल। तो कैसे संभव हुआ इतने कम टाइम में? वो सोर्स आपने मुझे लगता है प्रीलिम्स की 2 से 3 बुक ही बताई कि 2 से 3 बुक लगभग 150 पेज में आपने कवर किया उसे। बिल्कुल। तो आपने मेंस की तैयारी कैसे की? और सबसे ज़्यादा समस्या तो आती है मेंस में कि सोर्स को चुनाव कैसे करें, बिल्कुल। सोर्सों को इकट्ठे कैसा करें, और मतलब पेपर वाइज सोर्स और यूनिट में भी समस्या आती है कि प्रॉपर फर्स्ट पेपर में इस यूनिट की समस्या आ रही है, उसको आपने कैसे इकट्ठा किया था। सेकंड पेपर में कोई यूनिट रही तो उसको कैसे इकट्ठा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें बुक से मिल जाती है, कुछ नोट से मिल जाती हैं। दूसरी बात, एक प्रश्न यहाँ पे यही बनता है कि बुक्स पढ़ना ज़्यादा ठीक रहेगा या नोट्स पढ़ना। एक प्रश्न यहाँ पे यही बनता है कि बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि नोट्स पढ़ें तो टाइम बच जाएगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या नोट्स से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है? ये बताइए कि आपने जो 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर प्रश्नों को फ्रेम कैसे किया था, कैसे उसे अट्रैक्टिव बनाया था, कैसे प्रश्न को दूसरे से अलग किया था, वहाँ पे कैसे आंसर राइटिंग करें? क्योंकि मार्केट में एक सा मटेरियल है और लगभग 10 से 12 हज़ार लोग मेंस लिखते हैं और एक लेवल तो सभी का रहता है कि हाँ मेंस लिख रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ उसके पास नॉलेज रहता ही है और वास्तविक रूप में रहता है। तो हमको दूसरे से कॉपी को अलग बनाने के लिए पेपर वाइज मैंने इस चीज़ को फॉलो किया था कि दूसरे से कॉपी मेरी कैसे अलग हो। जैसे हेलो दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ हैं 2020 के डिप्टी कलेक्टर नंदन तिवारी जी, जिनकी MPPSC में 9th रैंक है और मुझे लगता है रिजल्ट आए हुए काफ़ी टाइम होगा, तो हो सकता है आप इनसे रूबरू हो गए होंगे कहीं ना कहीं। फिर भी हम इनसे पूरी इनकी जर्नी के साथ साथ संपूर्ण स्ट्रेटजी की चर्चा करने वाले हैं कि MPPSC में कौन कौन सी समस्याएँ आती हैं, आपने उनको कैसे सॉर्ट आउट किया, प्री की कैसे तैयारी की, क्योंकि इनके प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी और इनके मार्क्स बहुत अच्छे रहे, लगभग 70 प्लस 80 प्लस लगभग 90 के आसपास रहे। और मेंस में भी इन्हें काफ़ी अच्छा कंटेंट और सोर्स इकट्ठे किए थे, जिन पर हमारी पहले बहुत लंबी चर्चा चली। उसके बाद वो ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। तो तिवारी जी, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबसे पहले बधाई, आप धन्यवाद आपको। डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुए। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, एक ऐसे ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं कि कहाँ कि जो बोलते हैं ना कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो इनके पास भी संसाधनों की कमी रही है तिवारी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके पिताजी भी कृषक एक मजदूर रहे हैं, तो समस्याएं तो सबके पास आते हैं। तो उन सभी चीज़ों की चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो में स्टूडेंट की सभी समस्याओं का हल हो सकता है। बिल्कुल, अपनी तरफ से प्रयास तो पूरा रहेगा कि जो मुझे समस्याएं आई और मैं उन समस्याओं से कैसे निकला, उस समस्या को मैं सभी स्टूडेंट और जो नए एस्पिरेंट हैं उनके सामने रख सकूं और उनका मैंने किस तरीके से समाधान किया वो बता सकूं। मेरी कोशिश ये पूरी तरीके से। तिवारी जी, सबसे पहले तो एक अपना दर्शकों को परिचय दे दीजिएगा कि आप कहाँ से और क्या। बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं मेरा नाम नंदन कुमार तिवारी है और मैं सीधी ज़िले से हूँ और मैंने राज्य सेवा परीक्षा 2020 में 9वीं रैंक हासिल की है और 2020 में ये मेरा प्रथम प्रयास था और मैंने 2021 और 22 का भी प्रीलिम्स दिया है। मेंस मतलब दोनों का वेटिंग है। अब तो ऐसा अवसर नहीं रहा कि मेंस देने का दोबारा मौका, एक बार में ही हो गया और यही सूक्ष्म परिचय है। तिवारी जी, आपका पहला प्रयास था और मीडियम कौन सा था? मीडियम मेरा हिंदी था। जो देख रहे हैं उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे शुरुआत में? शुरुआत में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो सामान्य पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उनके पास जो कमियां रहती हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास जो कमियां हैं उनको अपना मोटिवेशन बनाइए, उनको अपनी रास्ते में आने वाले रोड़े के रूप में नहीं देखिए। जैसे आपके पास अगर संसाधन नहीं है तो आप अपने आप में एक मोटिवेट रखिए कि
मेरे पास आज नहीं है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के कम दम पर और अपनी प्रतिभा के दम पर कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा कि आगे आने वाली पीढ़ी को मैं अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी और एक अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड उनको प्रदान कर सकूँ। दूसरी चीज़, इस तैयारी को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप आसपास का जो एक सिविल सर्विस का हुआ बना रहता है उसको देखकर नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर आपका वास्तविक रूप में इंटरेस्ट है कि सिविल सर्विसेज में आप आना चाहते हैं, जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी गांव से, किसी शहर से किसी का चयन हो जाता है तो दूसरा बच्चा भी उसको देख कर आ जाता है, वास्तविक रूप में उसका इंटरेस्ट हो कि नहीं हो। फिर इस तैयारी में कुछ पेरेंट्स भी ज़बरदस्ती भेज देते हैं। नहीं, बिल्कुल पेरेंट्स का रोल होता है यहाँ कि वो फैमिली प्रेशर रहता है। ही है, और बच्चे का इंटरेस्ट किसी अन्य फील्ड में है लेकिन उसको उसके इंटरेस्ट के अपोजिट में डालकर और उसको सिविल सर्विसेज में डालना चाहते हैं, तो वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। जब वो तैयारी करता है उसको उसका इंटरेस्ट जब नहीं जगता, शुरुआत में 2-3 दिन 4 दिन वो पढ़ सकता है मोटिवेट होकर, बाहरी मोटिवेशन, जब तक इनर मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक इस तैयारी में मतलब आप कुछ पा नहीं सकते। कुछ वीडियो में जो भौकाल देखकर भी करते नहीं, अब मुझे करना है वो मतलब कुछ दिनों तक रहेगा। जो इंस्टाग्राम पर रील्स हम देखते हैं और जो लाइक ऑफिसर इंटरव्यू, यूट्यूब पर रील्स, और ये तो केवल एक बाहरी आडंबर है। अब जब आप तैयारी करते हैं तो मतलब हर चीज़ छूटती है आपसे और अच्छी खासी मेहनत लगती है। और अगर आपका वास्तविक रूप में अगर इंटरेस्ट होगा और आप वास्तविक रूप में सेवा करना चाहेंगे, तभी आपका मतलब सिविल सर्विसेज में चयन और स्वागत है आपका इस सिविल सर्विसेज में। दूसरी चीज़, एक मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप अपनी तैयारी को आप स्टार्ट करें तो राइट डायरेक्शन और इफ़ेक्टिव गाइडेंस होना चाहिए आप में। तिवारी जी, एक और देखा है कि जो सामान्य तरीके से जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं जी, तो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जो अटैम्प्ट भी बढ़ जाते हैं या फिर लंबे समय तक चयन ना होने के कारण फिर डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, आपको क्या लगता है? जी, मैंने भी ये चीज़ महसूस करी है और अपने आसपास सराउंडिंग में भी मैंने देखा है कि सामान्य गलती सबसे पहले ये होती है कि स्टूडेंट शॉर्टकट में विश्वास रखते हैं कि मैं इस टॉपर्स के नोट्स पढ़ लूँ, इस टॉपर्स के नोट्स पढ़ लूँ और इस कोचिंग का नोट्स, मतलब जिससे उनका कार्य जल्दी हो जाए, वो उस तरीके में विश्वास रखते हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि टॉपर्स, हर टॉपर्स की जितने भी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और जितने भी पोस्ट पर चयनित हुए हैं लोग, तो हर की अलग अलग एक रणनीति होती है। और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को अपनी एक अलग रणनीति बनानी चाहिए और शॉर्ट टर्म के बजाय एक लॉन्ग टर्म और ऑथेंटिक सोर्स के साथ अपनी पढ़ाई को अंजाम देना चाहिए। और अगर आप एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ जाते हैं तो आप एक कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आपको असफलता की जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो वही है कि एक शॉर्ट टर्म में फंसकर आप बार बार एक दुष्चक्र में फंसने से ज़्यादा बेहतर है कि एक बार आप 1 साल अपने आप को टाइम दें, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, जो हर यूनिट के और हर किताबों के, और इंटरनेट का ज़रूर उपयोग करें। आज का युग टोटल इंटरनेट का हो गया है और इतने सारे लोग अभी मेंस दे रहे हैं और मेंस तो दे रहे हैं वो लोग, लेकिन सब एक सा मटेरियल लिख रहे हैं, कॉमन मटेरियल लिख रहे हैं। उसमें हमको अगर कुछ अलग करना है तो हमको इंटरनेट की ओर जाना पड़ेगा कि इंटरनेट में हमको उस चीज़ में कुछ अलग पॉइंट्स मिल जाते हैं, कुछ अलग मैटर मिल जाते हैं, कुछ केस स्टडीज मिल जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म तरीका मेरा मतलब पूर्ण भरोसा विश्वास रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप एक प्लानिंग करते हैं 1 साल की पूरी मेंस की, तो आपका मेंस तो एक झटके में निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी कई गुना ज़्यादा बेहतर होती है और आप 10 से 15 दिन में कुछ शॉर्ट वगैरह पढ़ के प्रीलिम्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि तिवारी जी ने अभी बताया कि मतलब ऑथेंटिक सोर्स तो आपके अंदर आया, सर आप ऑथेंटिक सोर्स भी बता दीजिए और कहें कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो वाली पूरी जो चर्चा है आगे करने वाले हैं, आप थोड़ा सब्र रखिए और उसके बाद भी आपके कोई प्रश्न रह जाता है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमें सूचित कर सकते हैं। और यदि चैनल पर भी नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सहयोग से हमें मोटिवेशन ही मिलता है और हम नए नए लोगों को आपके सामने लाते हैं और नई नई स्ट्रेटजी आपको शेयर करते हैं। तो तिवारी जी और कौन सी गलतियाँ करते हैं इसके अलावा? एक तो सोर्स का रहता है शॉर्ट टर्म तरीका, दूसरी गलती रहती है सही मार्गदर्शन की कमी रहती है। दूसरा ये चूँकि भटकाव बहुत ज़्यादा है, मतलब चाहे आप इंदौर में देख लें चाहे हर जगह देख लें, तो पढ़ाई से जो विद्यार्थियों का मोह भंग होता है और लाइब्रेरी जाते हैं लेकिन मूवीज़, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कोई मूवीज़ देख रहे हैं। मैं मना नहीं करता हूँ कि आप मूवीज़ वेब सीरीज़ नहीं देखिए, लेकिन फ़िक्स टाइम पर आप देखिए कि जब आप पढ़ाई कर चुके हों और आप अपने रिलैक्स मूड में हो तब देखिए।
मैं जब लाइब्रेरी में आसपास देखता था तो लोग मूवी बैठ के और लाइब्रेरी में जाके सो रहे हैं, एक जो कल्चर है, और मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए जा रहे हैं। बस हम दिखा रहे हैं कि हम 8 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइब्रेरी में गए, घर वालों को पता है हमारा बेटा लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है। वो और किसी के साथ धोखा नहीं है, वो अपने साथ धोखा है, और वो नहीं करें आप। दूसरा, हम मेहनत, मतलब मुझे लगता है कि मेहनत से हम पीछे नहीं हटें। मेहनत ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको सफल बना सकती है, और कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो वो अपनी मेहनत के दम पर होता है। बाकी अगर आपके सही मार्गदर्शन मिला है और आप सही प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, तो बिल्कुल किया जा सकता है, डुएबल है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आप अपना पीयर ग्रुप बहुत मजबूत रखिए, और अपने पीयर ग्रुप में कोई भी नेगेटिव पर्सन को नहीं रखिए, जैसे जो आपको डिमोटिवेट करें कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। जो आपका पीयर ग्रुप है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे मैं इंदौर में आया तो मेरे 5-6 लोग, मतलब जो साथ में कलीग में रहे, और 2-3 लोगों को तो इसी बार में चयन हुआ है, कुछ लोगों का 2019 में इंटरव्यू है, और अभी 21-22 वाले मेंस भी हैं। तो पीयर ग्रुप से एक इनर मोटिवेशन मिलता है कि अगर मुझे कुछ पढ़ने में मतलब समस्याएं आ रही तो दूसरा व्यक्ति बता दिया कि उसको वो सब्जेक्ट आसानी से समझ में आती है। और दूसरा, डिमोटिवेशन के क्षण में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक दूसरे को संभालने का सिस्टम। यहाँ तो मम्मी पापा होते नहीं हैं, और हम हर समस्या को अपने घर में पहुँचा भी नहीं सकते कि वो परेशान होंगे। तो वहाँ पर एक पेयर ग्रुप का रोल बहुत ज़्यादा आता है कि आप अपना पेयर ग्रुप बिल्कुल पॉजिटिव रखें, और कोई भी नेगेटिव जो इन्वायरमेंट है उससे दूर रहिए। और एक जैसे मॉब की चाल जो होती है, पूरी भीड़ चाल, उससे आप बचें, और जो आपको सही लगता है, और आप उसके लिए इंटरनेट में जो भी मैटर और सामग्री दी हुई है आप देख सकते हैं। जैसे भैया बहुत सारे टॉपर्स का जो वीडियो बनाते हैं, तो उस पर आप देख सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहती है टॉपर्स की। ऐसा नहीं कि ये भीड़ चाल में आप फंस रहे हैं कि बच्चे यहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो आपको भी वहीं जाना चाहिए। आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपकी क्या रणनीति है, उस पर आप वर्क करें। कभी कभी क्या रहता है, जो न्यू स्टूडेंट आते हैं या फिर कहें कि कोई भी स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स देते हैं, और प्रीलिम्स अचानक निकल भी जाता है अपने कुछ सोर्सों के माध्यम से शॉर्टकट में, लेकिन क्या कि मेंस की वो तैयारी पूरी नहीं हो पाती उस वक्त। तो उस वक्त क्या क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, या फिर तैयारी को पूरी तरीके से कंटिन्यू रखना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया है और मेंस की तैयारी नहीं है, और मैं जब अभी बहुत सारे लोगों से मिला जब से रिज़ल्ट आया, तो बहुत सारे लोगों में ये कॉमन समस्या देखी गई कि उनका प्रीलिम्स तो हो जाता है, मेंस की तैयारी नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से बेहतर है आप अपने आप को वो वाला मेंस आप छोड़िए, मतलब जो मेंस है उसको तो आप एक्सपीरियंस के रूप में दीजिए। बाकी जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है आपकी लॉन्ग टर्म वाली, कि आप प्रॉपर सोर्स से एक नोट्स बना रहे हैं, फिर इसका शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद ही जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और उसका शॉर्ट नोट्स हो, कई बार रिवीजन हो चुका हो, फिर आप प्रीलिम्स में मतलब अपीयर करिए, और फिर आप मेंस देंगे तो एक झटके में आपका निकलेगा। और मैंने आसपास कई सारे लोगों में ऐसा देखा है कि जिन्होंने मतलब प्रीलिम्स 3 से 4 अटेम्प्ट में नहीं निकला है, लेकिन मेंस की तैयारी अच्छी थी। जैसे मयंक तिवारी सर का लगभग 5 अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला था, लेकिन 6वें अटेम्प्ट में उन्होंने प्री भी निकाला, मेंस भी निकाला, और मेंस में 839 नंबर ला के ओवरऑल 4th रैंक हासिल की। तो प्रीलिम्स का इतना बड़ा वो हुआ नहीं बनाएं, और मेंस की तैयारी पर फोकस करें। अगर मेंस मजबूत है आपका, क्योंकि आप खुद सोचिए कि एग्ज़ाम में प्रीलिम्स के नंबर काउंट नहीं होते। मैं प्रीलिम्स को बोलता हूँ कि ये दूल्हे की बारात का एक कार्ड होता है। पीएससी इनवाइट करता है कि आप आइए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करिए मेंस में। तो अगर कार्ड मिल भी जाएगा तो कोई मतलब का नहीं है। जैसे बाराती के साथ कई सारे लोग आते हैं, मेंस असली है, और मेंस पर फोकस करिए। खाना खा के भाग आओगे बारात से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेंस पर आप फोकस करिए, मतलब मेंस जितना बेहतर रहेगा, क्योंकि 87 इंटरव्यू को हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मेंस के मार्क्स आपके हाथ में होते हैं। मेंस के मार्क्स में आप जितना ज़्यादा हाई स्कोर कर सकते हैं, इंटरव्यू में स्कोप उतना ही ज़्यादा कम होता है आपको मतलब बाहर होने का। तो मेंस पर फोकस करें, और प्रॉपर एक इफेक्टिव गाइडेंस के साथ फोकस करें, और राइट डायरेक्शन पे। तिवारी जी, लोगों को सुनने में बहुत आसान लगता है कि मैं फर्स्ट बार में इनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन इसके पीछे क्या है कि काफ़ी संघर्ष रहता है। तिवारी जी, यहाँ तक आने का आपका कितना संघर्ष रहा, कितने वर्षों का संघर्ष रहा, कब तक इसमें तपे आप? मतलब सिविल सर्विसेज में जाने का तो मैंने शुरुआत में ही सोच लिया था जब मैं स्कूलिंग डेज में था। फिर इसके बाद जब मेरा 12th हुआ, इंटर हुआ, तो मैंने मतलब वहाँ से तय किया कि मुझे ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करनी है। लगभग मैंने ग्रेजुएशन में ही वही सब्जेक्ट ऑप्ट किए जो सिविल सर्विसेज में काम आते हैं। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से मैंने बीए किया है। और बीए करने के
के दौरान ही मैंने अपनी तैयारी को मतलब रूप दे दिया था और तैयारी की स्टार्टिंग कर दिया फर्स्ट सेमेस्टर से ही। और तैयारी के दौरान मुझे कई सारी समस्याएं भी आई और सबसे बड़ी समस्या तो मैं उस ज़िले से निकल के आया कि जो ट्राइबल बेल्ट है और वहाँ इफ़ेक्टिव गाइडेंस तो है ही नहीं। सबसे पूर्वी क्षेत्र है अपने सीधे ज़िला, तो मुझे मार्गदर्शन की कमी बहुत ज़्यादा यहाँ समझ में आई और मैं किस सोर्स से पढ़ूँ। तब इंटरनेट का इतना ज़्यादा सोर्स आप लोग जैसे लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे या कि हमारी रीच के बाहर थे। इंटरनेट भी आम आदमी के लिए इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं था। तो समस्याएं तो आई बहुत ज़्यादा और कठिन मेहनत लगी। 2016 से लेकर 2022 में इसका मेंस हुआ था, लगभग 6 साल। और मैंने अपनी तैयारी को मेंस से ही स्टार्ट किया था और मेंस से स्टार्ट करके प्रीलिम्स में केवल तभी पढ़ा हूँ जब नोटिफिकेशन आया उसका। और मेंस को जितना ज़्यादा मजबूत बना सकता था मैंने मेंस पर काम किया था। और दूसरों को दिख रहा होगा कि पहला अटेम्प्ट है, लेकिन उसके पीछे 5 से 6 साल की मेहनत है और अभी भी मेहनत चल ही रही है। अभी थोड़ा सा विराम लगा है, थोड़ा सा सही लग रहा है। क्या करना चाहते हो आगे? यहाँ तक रुकना चाहते हो और लंबी दौड़ लगाना है आपको? अब देखिए, विचार तो लंबी दौड़ का है। अब थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी हो गई तो अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना चाहता हूँ, मतलब 2-4 दिन 6 दिन। तो आगे तो जाने का है कि एक बार चले जाएं हम उधर भी ट्राई कर लें। अल्टीमेट अपना गोल वही था कि यूपीएससी कर लें, लेकिन कई बार नियत को कुछ और मंजूर होता है तो यहाँ मिला, वो भी बढ़िया है, इसको भी मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन देखते हैं, प्रयास करने में क्या हर्ज है। तो आप देख पा रहे होंगे कि वो एक शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पहले बार में हुआ, लेकिन इसके पीछे इनने अपने कई जो लोग एंजॉय करते हैं कॉलेज टाइम में भी, हालांकि वो भी करना चाहिए, पर एंजॉय के साथ अपने तैयारी भी की। बिल्कुल। तो इनने 6 से 7 साल का जो टाइम था वो इसमें दिया है, खपाया है, उसमें तपे हैं, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि तिवारी जी, मैंने जैसे देखा अपनी कल जैसे चर्चाएं चल रही थी कि आपके प्रीलिम्स में हमेशा मार्क्स अच्छे आए हैं। बिल्कुल। और आपने प्रीलिम्स की तैयारी अपने, जैसा कि मुझे बताया कि मैंने 15 से 20 दिन में की। तो जैसे कि एक 70 प्लस 80 प्लस लगभग 90 तक आपके मार्क्स आए। बिल्कुल। तो कैसे संभव हुआ इतने कम टाइम में? वो सोर्स आपने मुझे लगता है प्रीलिम्स की 2 से 3 बुक ही बताई कि 2 से 3 बुक लगभग 150 पेज में आपने कवर किया उसे। बिल्कुल। मतलब एक सुनने में लोगों को, सामने वाले को अजीब लगता है जी, पर उस चीज़ के बारे में बताएंगे ऐसे कैसे संभव किया आपने? जी, सबसे पहले मैंने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति की तैयारी मेंस की है तो उसका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो बेसिक के जो क्वेश्चन एमपीपीएससी में जो आते हैं तो काफ़ी इजी आते हैं और उसका कवरेज आसानी से हो जाता है। और कुछ अलग से जो टॉपिक्स जुड़े होते हैं मेंस में, तो जैसे आप कमीशन मेंस के लिए तो पढ़ते हैं कुछ इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो आप एक आयोग के लिए जैसे कमीशन टॉपिक है उसके लिए आप एक 2 पेज का उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए कि 2 पेज में उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसको कई बार रिवीजन करिए। जैसे अपने रूम के सामने उसको चिपका दीजिए उसको गम से, और उसको रोज़ 10 से 15 मिनट देखिए। वहाँ से 8 से 10 नंबर ऐसी, तो वहाँ से आपका 8 से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। देखते हैं आपकी एमपी के लगभग 30 से 35 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमपी में 35 में मतलब लगभग 33 से 34, 32-33-34 क्वेश्चन जो है वो स्कोर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी में। तो मैंने ये किया कि अपनी तैयारी को 2 पार्ट में बांटा कि प्रीलिम्स के लिए जो मुझे मार्क्स कहाँ पर अच्छे गेन हो सकते हैं और कहाँ मेंस, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी के जो पार्ट्स हैं, साइंस के जो पार्ट है वो मेंस में पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल का पढ़ते हैं। तो अगर हम वहाँ से पढ़ते हैं तो हमारा इसके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। अब हमको पार्ट बी पे ध्यान देना है जहाँ से लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं और टाइम बहुत कम लगता है, लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट हैं। एक पॉइंट है लगभग एमपी का। तो एमपी के लिए चीज़ ये है कि एमपी की एक ऑब्जेक्टिव आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें और एक मतलब कोई स्टैटिक के लिए किताब रख लें अपने पास। बस यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सोर्स को मल्टीपल नहीं रखिए आप। प्रीलिम्स के लिए सबसे बड़ा आसान तरीका मतलब सक्सेस होने का है कि आप अपने सोर्स को बहुत लिमिट करें और उसको मैक्सिमम रिवीजन करें। जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं, आपको लगेगा कि नहीं इससे नहीं आ रहा है, कोचिंग में टेस्ट में वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस दौरान अपने आप को रोकिए और बोलिए कि नहीं मतलब इससे क्वेश्चन। कुछ लोग क्या है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद जब हमारे टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर नहीं आता तो फिर वो सोर्स उस वक्त चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे मतलब दर्दनाक होता है कि हम जिस सोर्स को पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा 10 बार 10 अलग अलग रास्तों से ले जाऊंगा तो आपको बोलूँगा कि आप मेरे घर चले आइए, तो आप नहीं जा पाएंगे, जबकि आप 10 बार जा चुके हैं मेरे घर।
तो वही चीज़ है कि एक रास्ते से मैं आपको ले जाऊँगा, 2 3 4 बार 10 बार ले जाऊँ तो आप पट्टी बांध के चले जाएंगे अपने घर में आँख पर। तो वही चीज़ होता है कि सोर्स को आप एक बार रखिए। मैंने जो सोर्स चूज़ कर लिया था तो लगभग 7 साल तक वही सोर्स चलते रहे, अभी तक 9 तारीख के पहले तक वो काम चलता रहा। जैसे उसमें आपको लगा कि बीच में इसमें ये कमी है तो आपने उसको अन्य सोर्स से भी मेंशन कर दिया। तो जैसे कमियां थी पहले तो आप बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स का चुनाव करें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमियां उस सोर्स में लग रही हैं तो चूँकि उसको चेंज कर देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सोर्स ही पूरा मतलब गलत है तो उसको चेंज कर देना चाहिए उस पर। हाँ, अगर कुछ चैप्टर में कुछ गलतियाँ हैं तो आप केवल उस चैप्टर को चेंज करें, पूरी बुक को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उस पर वक्त दिया है, टाइम दिया है और उसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है। तो सोर्स को आप मिनिमम रखें। और प्रीलिम्स में तीसरी सब्जेक्ट होती है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप केवल जो सिलेबस में मेंशन किया गया है कि ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, तो पॉलिटी की अनुलक्षित काम से आप एक बार पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। और घटना चक्र का जो MCQ आता है पॉलिटी का वो कंप्लीट करें। एक स्पोर्ट्स सेगमेंट होता है, स्पोर्ट्स सेगमेंट के लिए कोई किताब में तो आता नहीं इतना ज़्यादा कि कोई इसी किताब से क्वेश्चंस आते हैं। तो लूसेंट में एक लिखा रहता है, स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं कि ओलंपिक और एशियन गेम्स वगैरह की, तो आप स्टैटिक वहाँ से कवरेज कर सकते हैं इसके लिए। दूसरी चीज़ एक करंट का अफेयर्स का रहता है कि जैसे ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो मोटी मोटी किताबें आ जाती हैं मार्केट में कि ये करंट ये करंट। तो करंट के लिए बोलना चाहूँगा कि MPPSC में जो करंट का लेवल आता है वो बहुत ही सामान्य रहता है और आप दिन प्रतिदिन सुनते ही रहते हैं। जैसे इस बार पूछा कि लाडली बहना में कितनी राशि दी गई थी, वो हर किसी से आएगा क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो आप इंडिया के करंट पर तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करें, मतलब हाईलाइटेड न्यूज़ पढ़ लें। और MP के करंट के लिए जो मतलब सोर्स है मार्केट में, मैंने तो एग्ज़ामपीडिया यूज़ करी थी और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी, मतलब उन्होंने जो कवरेज किया है वो काफ़ी अच्छा किया है। वो प्रीलिम्स में तो काम आती ही है, मेंस के लिए मैं उसका उपयोग बहुत ज़्यादा है कि मेंस में बहुत अच्छा कार्य करी है वो। अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले प्रश्न है मेरे से भी और आप जितने भी टॉपर्स रहे उनसे, स्टूडेंट्स जो आते हैं तो वही पूछते हैं प्रीलिम्स पहले करें या मेंस पहले करें, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा द्वार है जो प्रीलिम्स खुल जाता है तभी हम मेंस तक पहुँचेंगे। तो क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है कि इस एग्ज़ाम में मेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रीलिम्स का भी रोल है, क्योंकि मेंस देने का मौका आपको तभी मिलेगा जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मेंस का रोल सबसे ज़्यादा है। अल्टीमेट रैंक आपको मेंस से मिलती है। तीनों चरणों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेंस का है, तो मेंस की तैयारी सबसे ज़्यादा बच्चों को करनी चाहिए। और वही चीज़ है कि अगर आप पूरी रामचरितमानस पढ़ लेते हैं तो सुंदरकांड अपने आप में वहाँ कवरेज हो ही जाता है कि सुंदरकांड का कवरेज हो ही जाएगा। तो अगर मेंस पूरी रामचरितमानस है तो सुंदरकांड उसका प्रीलिम्स है। तो मेंस में आप ज्योग्राफी पूरी पढ़ रहे हैं, पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आपसे आ ही जाएंगे। तो उनको विरोधाभास रूप में नहीं लें हम, और इंटीग्रेटेड समझ के चलें कि जो मैं मेंस में पढ़ रहा हूँ वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे तिनकठिया पद्धति हमारे मेंस में 3 मार्कर में आती है और वही चीज़ यहाँ पूछ देता है कि तिनकठिया पद्धति किससे संबंधित है। तो दोनों इंटीग्रेटेड हैं और मेंस को आप फोकस करेंगे तो प्रीलिम्स ऑलरेडी कवरेज होगा। तो आपने मेंस की तैयारी कैसे की? और सबसे ज़्यादा समस्या तो आती है मेंस में कि सोर्स को चुनाव कैसे करें, बिल्कुल, सोर्सों को इकट्ठे कैसा करें, और मतलब पेपर वाइज सोर्स और यूनिट में भी समस्या आती है कि प्रॉपर फर्स्ट पेपर में इस यूनिट की समस्या आ रही है, उसको आपने कैसे इकट्ठा किया था, सेकंड पेपर में कोई यूनिट रही तो उसको कैसे इकट्ठा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें बुक से मिल जाती है, कुछ नोट से मिल जाती हैं। दूसरी बात, एक प्रश्न यहाँ पे यही बनता है कि बुक्स पढ़ना ज़्यादा ठीक रहेगा या नोट्स पढ़ना। एक प्रश्न यहाँ पे यही बनता है कि बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि नोट्स पढ़ें तो टाइम बच जाएगा। बिल्कुल, आपको क्या लगता है, क्या नोट्स से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है? जी मुझे लगता है कि नोट्स से एग्ज़ाम को क्रैक या मतलब क्रैक ना करने का मतलब सिस्टम प्रश्न नहीं है। नोट्स से आप इस एग्ज़ाम को सफल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आपको नोट्स से धोखा भी दे सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपके नोट्स से आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो मेरा एक्सपीरियंस नोट्स के मामले में नहीं रहा है, तो मैं इस मामले में मतलब अपने आप को रोकना चाहूँगा। लेकिन जिस चीज़ में मेरा एक्सपीरियंस है, इफ़ेक्टिव सोर्स को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो आप शॉर्ट टर्म में किसी नोट्स को पढ़ने की बजाय एक लॉन्ग टर्म में किसी ऑथेंटिक सोर्स जैसे NCERTs की, जैसे हिस्ट्री में बुक्स हैं RS शर्मा, सतीश चंद्रा और स्पेक्ट्रम की जो बुक्स हैं, तो आप हिस्ट्री के लिए ये कर सकते हैं।
और ज्योग्राफी के लिए भी जैसे अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं तो लगभग राजनील सोलंकी मैडम के भी वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और काफ़ी अच्छे से उन्होंने समझाया है और एक्सप्लेन बहुत शानदार किया है। तो मुझे भी, मैंने टॉपर स्टॉक सुने थे तो वहाँ से रिकमेंडेशन मिली कि हाँ नहीं ये यहाँ से अच्छा पढ़ाया गया है, और मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी लाभ मिला था ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वहाँ पर हो जाएगी, लेकिन कुछ अलग चीज़ों के लिए NCERTs जो 11th और 12th के हैं वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। फिर इसके पश्चात एक हमारे इसमें टॉपिक जुड़े होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक सेकंड ERC की रिपोर्ट है, क्योंकि मार्केट में डिजास्टर मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट पर एक सा कंटेंट आ गया है, तो आप दूसरों से कुछ अलग करने का यहाँ पर व्यक्ति को स्कोप रहता है। तो आप सेकंड ERC की रिपोर्ट्स और इंटरनेट का उपयोग आप बहुत अच्छे से करें, जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया, विजन IAS का जो मटेरियल है मार्केट में उपलब्ध है अच्छे से, तो आप उसका मटेरियल जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी कॉपी दूसरे से काफ़ी अलग रहती है और डायनामिक रहती है, बिल्कुल करंट से अपडेट रहती है। और इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि आपको एक बार जैसे मोदी जी की स्पीच को हम सुन सकते हैं और उनसे, जैसे स्पीच में वो अपने कुछ कीवर्ड्स देते हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए कि और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो अपने मेंस आंसर राइटिंग में समस्या आ रही है उस टॉपिक को डाल के आप स्पीच निकाल सकते हैं। बिल्कुल स्पीच निकाल सकते हैं। मोदी जी की स्पीच तो काफ़ी पड़ी है, जैसे जो अपने सिलेबस में टॉपिक है उनको आप डालें कि वाटर मैनेजमेंट पर मोदी जी की स्पीच और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की क्या स्पीच है, उन्होंने क्या कहा है। जैसे हालमा कैंपेन जब चल रहा था तो उसको हम प्रीलिम्स के दौरान तो पढ़ते हैं, लेकिन मेंस में उसका यूज़ बहुत कम करते हैं कि एज अ केस स्टडी कि हालमा कैंपेन जैसे कैंपेन होने चाहिए। और वाटर मैनेजमेंट के लिए ये बहुत शानदार प्रयास है, उसको हम अपने ब्रैकेट में बना के केस स्टडी के रूप में देख सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट के लिए ये काफ़ी हुआ। GIS GPS के लिए आप एक बार इंटरनेट का, तो राज्यसभा TV पहले होता था, तो उसमें नाविक और GPS का एक मतलब वीडियो उन्होंने डाला है, मतलब डाला हुआ है और काफ़ी शोध के साथ डाला है। और कुछ इंटरनेट का उपयोग करिए GIS के लिए और रिमोट सेंसिंग के लिए। कुछ नहीं, उसके लिए आपको डालना है रिमोट सेंसिंग इन इनसाइट्स ऑन इंडिया या कि विजन IAS या कि IS बाबू, कुछ भी आप डाल सकते हैं। और उस पर आपको अगर हिंदी मीडियम के हैं तो समस्या आ रही है, जैसे मुझे भी मतलब समस्याओं को सामना करना पड़ा, तो आप क्रोम में ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है, आप ट्रांसलेट करके जो भी आपको सही लगे वो पॉइंट्स आप लिख लें। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर, मेंस के लिए बताना चाहूँगा मैं कि आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका सिलेबस। आपने अगर सिलेबस वर्ड टू वर्ड कवर किया है तो आपका चयन कोई नहीं रोक सकता। वर्ड टू वर्ड सिलेबस कवर है, आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, उनका आपने रिवीजन किया है, तो आप सेलेक्ट होंगे और अच्छी रैंक पर सेलेक्ट होंगे। तो ये चीज़ मंत्र बनाइए। सिलेबस याद नहीं होते बहुत सारे लोगों को, किसी का इंटरव्यू कॉल भी हो जाता है। जैसे अभी परसों में एक व्यक्ति से मिला तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन सिलेबस उनको अच्छे तरीके से आज भी याद नहीं है कि सिलेबस में इस यूनिट में क्या है, क्या क्या प्रश्न है। वो सिलेबस को मतलब सिलेबस से आउट ऑफ तैयारी चलती है कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो टॉपिक तैयार कर रहे हैं। वो सिलेबस कवर है तो अपन टू द पॉइंट उसी को पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बिल्कुल, और भटकाव भी नहीं होगा। बिल्कुल भटकाव नहीं चाहिए इस तैयारी में। कुछ क्वेश्चंस बाहर के आ जाते हैं, लेकिन जो सिलेबस में नहीं लिखे होते, लेकिन उन क्वेश्चनों पर आपका वश नहीं है और वो क्वेश्चन सिलेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं डालते। किसी का भी नहीं रहेगा वहाँ पे वो, चूँकि वो किसी से भी नहीं आते। जैसे इस बार के पेपर साइंस में जो क्वेश्चंस आए थे वो हर किसी के 50 से 60 नंबर के आसपास हर किसी का छूटा था। जैसे मैंने जो मेंस टॉपर है, मैंने पूछा तो उनका भी क्वेश्चन और मैं बताना भूल गया हूँ कि जैसे कि मेंस टॉपर अभी मनीष धनखड़ जी फर्स्ट रैंक है और तिवारी जी का मेंस टॉपर सेकंड रैंक है, जो मैं शुरुआत में नहीं बता पाया। तो चलिए कंटिन्यू करिए। तो हर किसी का जो क्वेश्चन कठिन आए थे, तो कठिन क्वेश्चन हर किसी से छूटे थे और मुझसे भी लगभग 55 नंबर का नहीं बना था पेपर थर्ड का, लेकिन उसका चयन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन का एग्ज़ाम है और जो सबसे आए वो क्वेश्चन हमसे आना चाहिए और जो हमसे आता है उसको हम अच्छे तरीके से अगर लिख दें तो चयन में उसका मतलब कोई रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं जाता। तो पेपर फर्स्ट के लिए मेरी स्ट्रेटजी ये रही। और पेपर फर्स्ट के लिए जैसे अभी सोर्स पर बात हो रही है, तो पेपर फर्स्ट के लिए सोर्स हो गए। पेपर सेकंड के लिए एम लक्ष्मीकांत और पॉलिटी वाले सेगमेंट के लिए लोक प्रशासन के लिए आप कोई भी नोट्स पढ़ सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस था, तो एक सेमेस्टर में हमने लोक प्रशासन पढ़ा था, तो मैंने वहाँ से कवरेज कर लिया था। थिंकर्स के लिए पॉलिटिकल साइंस की बुक से मैंने कवर किया था, एक थर्ड सेमेस्टर की बुक आती है उसमें पूरा अच्छे से कवरेज था। और फिर इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी नोट्स मार्केट में ले सकते हैं। मैंने तो मुरलान पे वीडियोस देखे थे और
कुछ नोट्स वगैरह यूज़ करके, दृष्टि की क्विक बुक मैंने यूज़ करी थी उसके लिए। क्योंकि तो अब वहाँ से- इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा कम कर दिया है वैसे भी। इकोनॉमिक्स में पहले क्या होता था कि 2019 में जो चीज़ 150 नंबर में पूछी जाती थी, 120 नंबर कट करके वहाँ पर अब 30 नंबर में वो चीज़ पूछी जाने लगी है। मतलब मेरे हिसाब से सबसे वास्ट सिलेबस पेपर सेकंड है। वहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से टू द पॉइंट रही है। आप जो सिलेबस में दिया है, किसी भी जो भी आपको सोर्स मिले उस सोर्स से आप कवर करें। मार्केट में बहुत सारे सोर्स हैं, आपको जो भी अच्छा लगे एक बार और टॉपर्स के आप देख लीजिए उसको, वीडियोज़ को। लेकिन सिलेबस के इधर एक भी पॉइंट में आप नहीं जाइएगा कि ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा इकोनॉमिक्स का हो गया है। और हेल्थ और एजुकेशन के लिए आप सीधा इंटरनेट में चाहिए और बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, और चूँकि सिलेबस में आपका हर चीज़ मेंशन किया गया है कि बालिकाओं संबंधित मुद्दे, आप सीधा गूगल पर टाइप करिए और ये इशूज़ क्या हैं, वो अच्छे से आपको कंटेंट देंगे और करंट के अपडेशन के साथ कहीं देंगे। ना कहीं वो आसान भाषा में भी रहता है, याद जल्दी हो जाता है। बहुत अच्छे, और चूंकि आपने खुद उस पर मेहनत करी है, उस पर रिसर्च करी है, तो आपको मतलब एक अपने से सजीवता की फीलिंग आएगी, लाइव फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने इसको ढूंढ के लिखा है। तो आपको बहुत ज़्यादा याद करने में इशूज़ नहीं जैसे रहेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो याद हो जाता है। बिल्कुल, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप सिलेबस को, जैसे आपका कुपोषण टॉपिक है तो आप उस पर डालिए और वो आपका जो वेबसाइट्स होती हैं और बहुत अच्छे से मतलब वहाँ मैटर मिलता है उसका, जो भी क्वेश्चंस आएँ तो आप एज इट इज़ सिलेबस को कवरेज करें। पेपर सेकंड का जो पार्ट भी है वो पूरा इंटरनेट का मतलब पार्ट होता है और इंटरनेट का आप उपयोग वो करें। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा पेपर सेकंड के लिए, आप प्रीलिम्स के लिए पूरा करंट अफेयर्स का पूरा पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स, लेकिन उसको आप मेंस में जोड़ते नहीं हैं। ये चीज़ मतलब सबसे बड़ी भूल होती है। और दूसरे की कॉपी से हमको अलग बनाने का यहाँ एक अवसर होता है कि जो हमने प्रीलिम्स में जैसे शिक्षा वाला एक टॉपिक पढ़ा है, स्वास्थ्य वाला एक टॉपिक पढ़ा है, वहाँ से हम जो मैटर है, नई नई योजनाएं जो आ गई, नए नए डेटा जो आ गए, नए नए कुछ केस स्टडीज़ मिलती हैं, उसको अपने मेंस के नोट्स में हमको शामिल करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मेरी मेंस के नोट्स में शामिल हो जाए और मैं इसको अपने आंसर राइटिंग जब करूँगा तो उसको यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो आपका जो आंसर जब आप लिखते हैं तो पूरा करंट से अपडेटेड रहता है। तो वो चीज़ ज़रूर हमको करनी चाहिए पेपर सेकंड के लिए। और जैसे पॉलिटी के लिए हो गया तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में आपका प्री रेडी होना चाहिए कि कंक्लूजन पूरा अपना एक अच्छे विज़न के साथ हो। और जैसे मोदी जी का विज़न होता है कि विकसित भारत बनाना है हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, न्यू इंडिया @100, अमृतकाल का सपना पूरा करना है, सुशासन से समृद्धि। तो अच्छे जो कीवर्ड्स होते हैं उनसे आप अपने निष्कर्ष की एंडिंग करें। और पॉलिटी में तो 2 रामबाण हथियार होते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। एक पहला कि आर्टिकल से आपसे स्टार्ट कर सकते हैं कि इस आर्टिकल में इस चीज़ का विवरण है, और जब एंडिंग करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दर्शन दिया गया था, प्रस्तावना के जो दर्शन, उससे आप एंडिंग कर सकते हैं कि समता मूलक समाज, बंधुत्व की बात करी गई थी, न्याय की बात करी गई थी। पॉलिटी के लिए ये है। एक चीज़ और मतलब बताना चाहूँगा कि जैसे NGO और CBO या SHG जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको भी आप करंट से एड ऑन करें। जो NGO उदाहरण जैसे आप किताबों में जो नहीं पढ़ते, जो आसपास का देखते हैं, और आप जितना मेंस को जिएंगे उतनी ज़्यादा आपके सक्सेस की गारंटी बढ़ेगी। जैसे जब आप जा रहे हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है। आप इंदौर में रहते हैं, इंदौर में स्वच्छता का आप देखते हैं कि कितना बढ़िया काम किया गया। तो यहाँ पर विज्ञापनों में लिखा रहता है कि थैला बैंक, झोला बैंक, बर्तन बैंक। तो आप इसको एक केस स्टडी के रूप में लिख सकते हैं कि हाँ मतलब अच्छी पहल की जा रही है, इंदौर में जितना अच्छा वर्क किया है स्वच्छता को लेकर, और विज्ञापनों के माध्यम से जो प्रचार प्रसार चलता है वो बहुत शानदार है। और अपने आसपास की चीज़ों हर जगह मतलब मेंस को देखें। जैसे अहिल्याबाई के सम्मान में, लोकमाता के सम्मान में अभी अहिल्याबाई बसेस चल रही है, हम उसको देखते हैं लेकिन उसको लिखते नहीं हैं। करंट से हमारी कॉपीज जितनी अपडेट रहेगी उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और करंट अफेयर्स पर ध्यान देना चाहिए पेपर सेकंड के लिए। थर्ड के लिए चूँकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जिस टाइप का 2020 में क्वेश्चन आया, तो वो चूँकि हमको कई सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है, तो हम उस लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ भी नहीं सकते ना, हमारे पास इतना वक्त होता है कि हम 11th और 12th की वो पूरी पढ़ाई कर पाएँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैथ्स को अपने हथियार बना सकते हैं कि मैथ्स मतलब मैं अगर मजबूत बना लूँगा तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको फुल मार्किंग होती है, 30 आउट ऑफ 30। 30। अगर आप उसको कवरेज अच्छे से कर लेते हैं तो वो 2 यूनिटें के बराबर आपको मार्क्स देती है। तो मैथ्स में आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। बायोलॉजी के क्वेश्चन ईजी आते हैं और सिलेबस टू सिलेबस रहते हैं, वो कवरेज कीजिए। बाकी साइंस के लिए आप NCERTs केवल 9वीं और 10वीं की अगर आप एक बार देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग करने की ज़रूरत है जो आपके सिलेक्शन पर इफेक्ट डालेगी। कुछ क्वेश्चन बाहर आते हैं, 2020 में आए भी थे,
लेकिन उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं था आपके चयन में कि आपका चयन नहीं बनेंगे ये क्वेश्चन तो आपके चयन प्रभावित हो जाएगा। तो NCERTs पर जो ऑथेंटिक सोर्स है आप मतलब उस पर स्टिक रहें, आपको रोकें वहाँ तक और कई बार पढ़ें उसको। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि NCERTs हमको टोटल नहीं पढ़नी है कि शुरुआत से हमने पेज फर्स्ट से स्टार्ट किया और पेज लास्ट तक NCERTs हमने कवरेज कर लिया। NCERT में हमको सेलेक्टिव पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में चीज़ें मेंशन की गई हैं कि हमको कार्य पढ़ना है, ऊर्जा पढ़ना है और हमको गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ना है, वायुमंडलीय दाब पढ़ना है। जैसे 12th के NCERT में आपको थोड़ा सा देखना है कि सूक्ष्म जीव वाला पार्ट उसमें दिया गया है और मानव में प्रजनन वाला जो टॉपिक दिया हुआ है, तो वो केवल 2-3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और थोड़ा सा 12th के NCERT में एक बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट दिया है और टोटल 11वीं और 12वीं के NCERT आपके काम की नहीं। जो सिलेबस में मेंशन है आपको केवल NCERT से सिलेक्टिव लेना है कि ये मेरे सिलेबस का पार्ट है, NCERT में इस वाले चैप्टर में ये चीज़ दी हुई है। और साइंस में भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना सकते हैं, मतलब सिलेबस पर अपने स्टिक रहें, सिलेबस को छोड़े नहीं और बार बार मतलब सिलेबस का अपना नोट्स बनाएं और उसको बार बार रिवीजन करें। कंप्यूटर के लिए जो आपका मेंस का सिलेबस है, तो सबसे पहले बेसिक तैयारी तो हमारे मेंस के सिलेबस से हो जाती है। आप परीक्षा मंथन से आप एक बार देख सकते हैं कि परीक्षा मंथन में जो 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो टॉपिक्स आप अगर एक बार आप कवर कर लेते हैं तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर प्रीलिम्स की बात आती है, कंप्यूटर चूँकि एक पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिकी वाला, तो अगर कठिन क्वेश्चन आएंगे अगर वहाँ से, तो वहाँ से किसी से भी नहीं आते और हर किसी को मतलब अपने कहना चाहिए कि तुक्का ही मारना होता है। वो आते तो किसी को भी नहीं है और कुछ लोगों को आते होंगे तो वो एक्सेप्शन में रहते हैं, क्योंकि कट ऑफ आपको क्लियर करना है और टोटल नंबर बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। कट ऑफ से आप क्लियर कर लें, 2 नंबर ज़्यादा रहें। तो कंप्यूटर अगर आप अपना मेंस का तैयार कर लेते हैं तो कुछ अलग से बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और 1-2 क्वेश्चन आएंगे जो बाकी यूनिटों से होंगे, तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं। जो आपसे चीज़ें आती हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। कंप्यूटर से हर बार का ट्रेंड चेंज होता है। इस बार इलेक्ट्रॉनिकी से 3-4 क्वेश्चन आए, पिछली बार ई-गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे थे, उसके पिछली बार कुछ और पूछा था। तो हमको ये ध्यान देना होगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हैं वो हमको नहीं पता है। और मार्केट में जो बुक्स उपलब्ध हैं वो क्या है कि वहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते उस टॉपिक्स के। तो आप एक ऑथेंटिक किताब परीक्षा मंथन पर रिलाई कर सकते हैं। और जो टॉपिक्स जैसे रोबोटिक्स एक टॉपिक दिया हुआ है, तो उसके लिए हम केवल रोबोट्स के नाम देख सकते हैं। जैसे 2020 में व्योममित्र का आया था, उस दौरान बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो करंट अफेयर्स वाली न्यूज़ पर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, गूगल से सर्च करके गूगल से आप सर्च कर लीजिए कि मतलब नए जैसे AI टॉपिक दिया हुआ है तो नया AI असिस्टेंट कौन सा है, जैसे सीरी वगैरह है, तो वहाँ खुद आ जाता है सामने। रोबोटिक्स को कौन कौन से नए रोबोट्स बने, इंडिया में रोबोटिक्स क्या है, तो हम अपने से मतलब खोज सकते हैं, ना कि किसी किताब में पढ़ने पर। किताब में जैसे दिया रहता है कि इतने डिग्री कौन सा रोबोट घुमा, इतने डिग्री कौन सा रोबोट घुमा, चढ़ा किसने रोबोट ने साफ़ किया, उतना नहीं आता अपने पेपर में और उसको हम प्रिडिक्शन भी नहीं लगा सकते उस चीज़ को। तो सेलेक्टिव स्टडी करिए, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाइए, क्योंकि हम पढ़ेंगे वो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आएंगे तो वो एनर्जी वेस्टेज होता है। तो मुझे लगता है कंप्यूटर में इतना ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन्वायरमेंट एनर्जी वाली जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आप कोई भी नोट्स देख सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं। और इस टॉपिक के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप इंटरनेट का उपयोग करिए। जितने नवीन डाटा होंगे, आप ऊर्जा टॉपिक पढ़ते हैं प्रीलिम्स और मेंस के दोनों करंट अफेयर्स में, एनर्जी का पूरा प्रीलिम्स को जो करंट पढ़ा है आपने उसको मेंस में लगाइए। और एक इकोनॉमिक सर्वे जो होता है MP गवर्नमेंट का, तो उसमें हर चीज़ में पेपर सेकंड में भी आप यूज़ करिए, हेल्थ वाले सेगमेंट को, एक इंफ्रा वाले सेगमेंट को भी आप यूज़ करिए, एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट को भी। तो इकोनॉमिक सर्वे को आप मतलब 3 से 4 पेज में बना के उसको मेंस में यूज़ करने का भरपूर प्रयास करिए। अब तो क्वेश्चन आने लगे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे से कि खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मतलब करंट भी पूछने लगा। अभी एडिशनल मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन अभी एक आया था। 2020 में जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो मसाला क्षेत्र विस्तार योजना आई थी, तो इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे तरीके से मेंशन किया गया था कि हाँ ये योजना चल रही है इस समय बागवानी पे। तो करंट अफेयर्स से आप मतलब लिंकेज करें। एनवायरनमेंट के लिए भी आप पूरा करंट को मतलब जैसे पीटी में जो आपने पढ़ा एक सेगमेंट एनवायरनमेंट का, तो उसको आप लिंकेज करें। तो ये चीज़ मतलब पेपर 3 के लिए। और एक लास्ट यूनिट जियोलॉजी है जो टॉपिक है, तो जियोलॉजी के लिए आप जो आपने किताब, मैंने तो दृष्टि क्विक बुक में जो टॉपिक्स दिए हुए थे सिलेबस में जो चीज़ मेंशन थी केवल उतना,
कि ये चीज़ सिलेबस में है, और उससे मैंने कवरेज कर लिया था। कुछ लोग क्या दृष्टि को उठा के पूरी बुक ही पढ़ने लगे। नहीं, पूरी बुक की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस में दिया है आप उसको नोट्स बना लें, और किताब को अपने पास नहीं रखें, साइड में कहीं रख दें। आपके पास केवल आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। फिर नोट्स को आप 1-2 बार रिवाइज करके उसके सिनॉप्सिस बना लीजिए। टॉपिक को निकाल लो बस सर। उसी टॉपिक को आप निकाल लीजिए और उसके सिनॉप्सिस फिर बना लीजिए, ऐसा। और पेपर 4th के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमको थिंकर्स समझ में नहीं आते। पहली ही यूनिट है पेपर 4th के लिए। तो आपको अगर थिंकर्स समझने हैं तो एक HS सिन्हा सर हैं, वो उनका दुखद स्वर्गवास हो चुका है अभी 6 महीने पहले, लेकिन अभी भी उनके वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया है। और एक आपको फीलिंग हो जाएगी कि उस व्यक्ति का वास्तविक रूप में क्या दर्शन रहा है, विवेकानंद जी क्या सोचते थे उस विषय पर। आपको वो चीज़ लगेगा कि आप जी रहे हैं उस दार्शनिक को। इतना बेहतर तरीके से सिन्हा सर ने कवर किया है। डॉक्टर HS सिन्हा हैं और उन्होंने आई क्वेस्ट कोई यूट्यूब चैनल है, उन्होंने वहाँ पर पूरा कवरेज किया है। पूरा आपको वहाँ का दर्शन नहीं पढ़ना, उन्होंने पूरी फिलॉसफी कवरेज करी है। आप अपने जो काम के थिंकर हैं कि शंकराचार्य जी का है, राजा राम मोहन राय का, विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, केवल उतना पढ़ना है। और थिंकर्स के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर जो बाकी यूनिट हैं, जो करप्शन वाली यूनिट है, तो इसको आप करंट से बहुत ज़्यादा जोड़ें कि अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन सा रिपोर्ट रहा है, मोदी जी की करप्शन के लिए तो सबसे बढ़िया है कि मोदी जी बहुत ज़्यादा करप्शन, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कैंपेन चलाते हैं। और सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता कैंपेन चलता है। विसल ब्लोवर एक्ट भी वो पारित हुआ। प्रिवेंटिव विजिलेंस पर बात करते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग पर बात करते हैं वो। और सेकंड ईयरशिप की एक रिपोर्ट है शासन में नैतिकता पर, आप उस रिपोर्ट के एक बार ज़रूर पढ़ें। और करप्शन के लिए ये काफ़ी होता है। सिलेबस पर स्टिक रहें। सिलेबस में खुद ही मेंशन है भ्रष्टाचार के क्या कारण है, क्या प्रभाव, क्या समाधान है। तो एक शासन में नैतिकता करके रिपोर्ट 4th रिपोर्ट है, आप उसको देख सकते हैं भ्रष्टाचार के लिए। वहाँ की वैल्यूज़ वगैरह के लिए आप कोई भी नोट्स का सहारा ले सकते हैं, जो जैसे कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए हैं, तो वो चीज़ आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। किसी भी नोट्स को मैंने दृष्टि से यूज़ किया था, क्लासेस करी थी, तो वहाँ से हो गया था। और हिंदी के लिए एक प्रामाणिक किताब है कुसुमलता मैम की, तो वो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। एक टॉपिक अलग से वहाँ पर थोड़ा सा कवरेज है, अलंकार टॉपिक, और वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक यूट्यूब में वीडियो है KR माहिया सर का, काफ़ी अच्छे से उन्होंने कवरेज किया है उस चीज़ को और काफ़ी एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वो राजस्थान के हैं, लेक्चरर हैं और काफ़ी अच्छे से उन्होंने कवरेज किया है। ऐसे के लिए बोलना चाहूँगा कि बेसिक ऐसे में सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि आप स्कोर 45 भी कर सकते हैं, 40 भी आते हैं और आपके 70-75 भी आते हैं। गैप का मार्जिन ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में आप कम टाइम देकर बहुत ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। और ऐसे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि आप शुरुआत के 5 पेपर पढ़ के आते हैं तो आपका नॉलेज लेवल बहुत हाई रहता है हर चीज़ में, और आपको हर चीज़ें तुरंत याद रहती हैं। 6वां पेपर रहता है तो 5 पेपर आप लिख के आ चुके होते हैं और आप रिदम में होते हैं। तो केवल आपको वर्क करना होता है कि ऐसे को कैसे हम जीवंतता प्रदान करें, करंट से कैसे जोड़ें। कोई भी चीज़ है आप उसको करंट से जोड़ें। और ऐसे के लिए एक चीज़ है कि आप जब ऐसे की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे के लिखने के कई सारे तरीके होते हैं कि कोई क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कोई विरोधाभास से स्टार्ट करते हैं, कोई डेटा से स्टार्ट करते हैं, कोई कहानी से स्टार्ट करते हैं। आप अपना तरीका पहचानिए कि आपको किस तरीके में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऐसे का होता है इंट्रोडक्शन। आप अपनी कॉपी का जो ऐसे का इंट्रोडक्शन है उसके लिए क्या कर सकते हैं कि चूँकि हमारे पास इतना ज़्यादा वक्त तो होता नहीं कि हम अपने से अपनी भाषा शैली को बहुत अच्छे से सुधार सकें। जैसे आप टॉपिक डालिए और उस पर देखिए कि बड़े बड़े जो पत्रकार हैं और न्यूज़ एंकर जो होते हैं वो किस टाइप का प्रेजेंटेशन देते हैं उस विषय के बारे में। जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं, वो जैसे G20 के बारे में किया, तो एक बहुत शानदार इंट्रोडक्शन मैं अपना जब तैयार कर रहा था तो बहुत शानदार उन्होंने बोला। आप सीधा कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उसको, तैयारी करके। ये चीज़ मैंने सीखी थी जाए कि सीखने को कहीं से भी आप सीख सकते हैं। बिल्कुल, कुछ डिफरेंट करना, सामने वाला एकदम सभी जो जितने भी लिख रहे हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में मेन से लिखते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं उनसे अपना बेहतर दिखाना है और कुछ अलग दिखाना है, अट्रैक्टिव दिखाना है। ये चीज़ मैंने सीखी भी है। मैंने 12th रैंक आई थी 2017 में UPSC में, आसिमा मित्तल मैम, उनसे मैंने सीखी थी कि वो जब अपने ऐसे का इंट्रो लिखती थी तो वो उन्होंने बताया कि मैं सीधा योजना मैगजीन को जो संपादकीय पेज होता है उसको कट कॉपी करके अपने पास रख लेती थी, तो उसको कई बार पढ़ती थी और वो जो इंट्रोडक्शन बहुत शानदार रहता था।
कुछ में इस रोज में मोदी जी का आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस पर आपके एक पेज का वो पर्याप्त मैटर देते हैं, जो बोलते हैं आप उसको लिख लीजिए और अच्छे अच्छे शब्दों का चयन होता है और वो स्पेस कोई दूसरा बनाता है, मतलब उसके पीछे बहुत सारी मेहनत, सीनियर आईएएस वगैरह, सीनियर आईएएस सचिव तैयार करते हैं, जो रहते हैं वो तैयार करते हैं। और जहाँ से अच्छी चीज़ मिले हमको वहाँ से ले लेना है, हमको अपना अल्टीमेट चयन सुनिश्चित करवाना है अच्छे से। आप कोई टॉपिक दीजिए जो आप टॉपिक मेंशन ही हो चुके हैं, तो उस पर आप गूगल सर्च करिए, कोई कोटेशन निकालिए कि इस बारे में विवेकानंद जी ने क्या कहा है, नेल्सन मंडेला जी ने क्या कहा है, इस मामले में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, राजा राम मोहन राय के क्या विचार रहे हैं, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के क्या विचार रहे हैं, जो आपको लगे कि ये महान पर्सनालिटीज़ हैं और उनके कोटेशंस रहने चाहिए। तो कोटेशन आप 2 से 3 ढूंढ लीजिए और अपने पास हर सेगमेंट का रखिए। कुछ दोहे वगैरह होते हैं जैसे कबीरदास के, तुलसीदास के, आप वहाँ पढ़ेंगे भी अपने एथिक्स में, उनके दोहे निकाल के यहाँ अपने पास रखिए रफ मटेरियल के रूप में उसको यूज़ करने के लिए। और अपने ऐसे को करंट से, मतलब जो इंडिया का विज़न है विकसित भारत बनने का, इंडिया अभी अमृतकाल में जो हमारे सपने हैं उनको साकार करने का, तो जीवंतता प्रदान करिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी जो संस्कृति है, तो संस्कृत के अच्छे पहलू बताने के साथ साथ बुरे पहलू भी आप दिखाइए कि हाँ ये समस्याएं भी हैं। जैसे पिछली बार आया था कि भारतीय संस्कृत का क्या आदर्श आया था, मैंने उसको 3-4 पैराडॉक्स में तोड़ा था कि मतलब भारतीय संस्कृति एक तरफ तो मानव प्रकृति सहयोग पे बात करती है। हम जब भी उस टाइम पे बक्सवाहा जंगल विवाद चल रहा था, तो बक्सवाहा में पेड़ काटे जा रहे थे। एक कहानी हुई थी मानव पशु सहयोग पर जो बात चलती है, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं, तो वैक्सीन मैत्री पहल चलाई थी। हम हिंदू मुस्लिम मिश्रित संस्कृत की बात करते हैं, लेकिन इसका पैराडॉक्स था कि तबलीगी जमात जब इशू हुआ था तो वहाँ पर बहुत मतलब कुछ समस्याएं हमको देखने को मिली थी, लोगों में गलत जानकारियाँ फैलाई गई थी। तो उसको मैंने करंट से जोड़ा था। अभी एक हाथी की डेथ हो गई थी, बस कोई केरला की हाथी थे, पटाखे जला के मार दिया गया था उसको। तो एक वो कहानी थी कि उसके साथ अन्याय ये हुआ था, और एक कहानी ये थी कि कालर वाली बाघिन, उसका हमने जब अंतिम संस्कार किया था पेंच नेशनल पार्क की, तो सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। तो जब आप अपने ऐसे को पूरा करंट से आप जब जोड़ते हैं तो वो अलग ही लेवल का वो सिस्टम रहता है, सामने वाले को मजबूर कर देता है कि आगे का आप ऐसे पढ़ें और अच्छे मार्क्स दें। एंडिंग करें तो बहुत शानदार तरीके से करें, और कोई दोहे के साथ कर सकते हैं आप, और अच्छे किसी के कोटेशन के साथ भी कर सकते हैं आप एंडिंग, और विजन के साथ, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए आप, कितना भी नेगेटिव पॉजिटिव, और डायमेंशन खोलें आप ऐसे का। तो ऐसे के लिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। अगर ऐसे किस टाइप का लिखा जाता है और इसके बारे में है, तो एक 2.5 घंटे का वीडियो पड़ा है विजन IAS पे, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में ही है, और बहुत शानदार तरीके से मैम ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे किस टाइप से लिखे जा सकते हैं, तो आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल मतलब सोर्सेस रहे प्रारूप लेखन के लिए एक कुसुमलता मैडम की पहले बुक आती थी, वहाँ से मैंने देख लिया था। प्रारूप लेखन के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे परिपत्र है, कार्यालय आदेश है, अनुस्मारक है, तो आप सीधा गूगल में डालिए उसका एक्चुअल में प्रारूप क्या है, वो चीज़ आप एक पेज में मतलब प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और वहाँ से पढ़ लीजिए एक बार। अपने पास फॉर्मेट यूट्यूब में बहुत सारे तो पढ़े ही हुए हैं, लेकिन MP गवर्नमेंट के आप गूगल से डाउनलोड करके 7-8 तो प्रारूप हैं परिपत्र के, कार्यालय आदेश के हैं, शासकीय पत्र के, तो वहाँ से मिल जाएगा आपको, तो वो अच्छे से कवरेज हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके टॉपर्स के नोट से आप कुछ सीख सकते हैं, इनने किस टाइप से किया है, लेकिन यह है कि टू द कॉपी की जाए तो कहीं ना कहीं उससे इतना लाभान्वित नहीं हो सकते जितना आप सोच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि टॉपर्स की कुछ स्ट्रेंथ रही होगी, कुछ वीकनेस रही होगी, तो उसने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से नोट्स में कुछ लिखा होगा। जो चीज़ें उससे आती होंगी उसने उस चीज़ में मेंशन नहीं किया होगा कि ये चीज़ मुझसे आती, तो नोट्स में लिखने का क्या फ़ायदा। तो आपके लिए वो चीज़ काम की भी हो सकती है, और ना आप टॉपर से सीखें कि नोट्स किस टाइप के बनाए जाते हैं, और हमको नोट्स में कितना कवरेज जाना चाहिए, कितना डीप में हमको पढ़ना चाहिए, और उससे एक कदम आगे का सोचें आप, क्योंकि उसने उस एग्ज़ाम में टॉप किया है, 2020 के एग्ज़ाम में किसने किया, किसी ने 19 में किया। अब आगे का कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, अब दूसरे लोग भी जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहे हैं, तो आप उसमें एडिशन करने का प्रयास करें, और आप ये समझें कि आप पर कौन सी चीज़ ज़्यादा फिट बैठ रही है। और ज़्यादातर मैंने जिस अभी इस वीडियो को देखने के बाद भी कई लोग कमेंट करेंगे कि इनके नोट्स शेयर कर दीजिए, इनकी कॉपी। ज़्यादातर टॉपरों के नोट्स और कॉपी मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी है, सिलेक्शन तक नाम से, यही लोगो है सिलेक्शन तक का, वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हैं। जो भी कुछ सोर्स रहते हैं वहाँ पर मैं अधिकतर प्रयास करता हूँ कि आपको वहाँ तक पहुँचा सकूँ। और सर आप ये बताइए कि आपने जो 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर प्रश्नों को फ्रेम कैसे किया था,
कैसे उसे अट्रैक्टिव बनाया था, कैसे प्रश्न को दूसरे से अलग किया था, वहाँ पे कैसे आंसर राइटिंग करें, इसके ऊपर एक चर्चा की जाए तो। चूँकि ये चीज़ बहुत अच्छा प्रश्न है कि कैसे दूसरे से कॉपी अलग की जा सकती है, क्योंकि मार्केट में एक सा मटेरियल है और लगभग 10 से 12 हज़ार लोग मेंस लिखते हैं, और एक लेवल तो सभी का रहता है कि हाँ मेंस लिख रहे हैं तो मतलब कुछ न कुछ उसके पास नॉलेज रहता ही है और वास्तविक रूप में रहता है। तो हमको दूसरे से कॉपी को अलग बनाने के लिए पेपर वाइज मैंने इस चीज़ को फॉलो किया था कि दूसरे से कॉपी मेरी कैसे अलग हो। जैसे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में मैं ऑथेंटिक सोर्स देता था कि जैसे इंट्रोडक्शन जब मैं बनाता था तो किसी बुक का रेफरेंस देता था कि अकबर के बारे में कुछ आ गया कि इनकी धार्मिक नीति लिखी है, तो मैं इंट्रोडक्शन में अकबर के काल का जो साहित्य होगा, जैसे अबुल फजल के आईने अकबरी से इनकी धार्मिक नीति की जानकारी मिलती है। उससे क्या होता है कि हमारा आंसर ऑथेंटिक होता है, प्रामाणिक होता है। और हिस्ट्री में मैपिंग का यूज, ये मतलब अटपटा सा लगेगा कि हिस्ट्री में मैपिंग का यूज, लेकिन दूसरे से अगर हमको कॉपी अलग करनी है तो कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा। मैंने भी दूसरे से सीखा था कि जैसे 3 मार्कर भी कोई आया, मोपला विद्रोह आया जैसे, तो हम पूरी स्टैटिक जानकारी लिखना, वो चीज़ लिखनी ही पड़ेगी आपको, केवल मैपिंग से काम नहीं होगा। लेकिन साइड में आप मैप बना के दिखा दीजिए कि मोपला यहाँ पर हुआ था, उससे होगा कुछ नहीं, लेकिन कॉपी दूसरे से अलग दिखेगी। जैसे आया भील विद्रोह, तो आप भील विद्रोह का क्षेत्र दिखा दीजिए। कोई प्लेस आया तो उस प्लेस को आप मैप पर दिखा दीजिए। तो 3 मार्कर के लिए हिस्ट्री में आपकी वो कॉपी दूसरे से अलग होगी। 3 डायमेंशन तो देने ही है कि 3 पॉइंट आप किसी के बारे में 3 डायमेंशन दीजिए, लेकिन कॉपी अलग करने के लिए 3 मार्कर में ये कर सकते हैं। 6 मार्कर में सोर्स जो मैंने बताया, तो बुक जो अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन तो उस काल का जो बुक है, साहित्य है, वो आप रेफरेंस कर सकते हैं कि जैसे हड़प्पा की आर्थिक व्यवस्था के बारे में या व्यापार के बारे में आता है तो सारगौन अभिलेख आता है कि उसमें जानकारी पूरी मिलती है कि सारगौन अभिलेख में हड़प्पा काल के व्यापारिक सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे ही जो अपने अशोक के काल की जानकारी उसके अभिलेख से मिलती है, अभिलेख में जो उन्होंने लिखवाया है। तो हमको इंट्रोडक्शन में इसका उल्लेख करना चाहिए इस चीज़ का। मौर्य पीरियड अगर आ गए कि मौर्य पीरियड की राजनीतिक व्यवस्था, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हमको उसको उल्लेख करना चाहिए कि हाँ उससे हमको विवरण मिलता है। एक ऑथेंटिसिटी आती है, हम लिखते वही लेकिन ऑथेंटिक चीज़ जाती है उससे। और 5 मार्कर में चूँकि पॉइंट टू पॉइंट लिखने के स्कोप रहता है तो पैराग्राफ का नहीं यूज़ करें, वो पॉइंट टू पॉइंट लिखें। हाँ, 11 मार्कर आप क्वेश्चन हिस्ट्री में अच्छे लेवल के आने लगे हैं तो उसके लिए एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस करें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर दिए गए हैं। और जैसे किसी के कोटेशंस रहते हैं इतिहास में, जैसे आप लोग सब पढ़ते हैं कि सुलेमान ने जो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव रहा है तो उसके बारे में क्या कहा है कि ब्रिटिश नीति उस स्पंज के समान है कि जो गंगा के किनारे का सोख के ट्रम्स में निचोड़ देता है। ऐसे हर टॉपिक पर कोई न कोई कोटेशंस रहे हैं और किन्होंने कुछ न कुछ कहा है। जैसे दुर्गावती पर को फ्रांस की जोन ऑफ आर्क से उनकी तुलना की जाती है, रानी दुर्गावती जी की। ऐसे ही जो फिरोज शाह तुगलक है उसको सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है, उसके कल्याणकारी किए गए कार्यों के कारण एल्फिस्टन ने कहा है। तो हर शासक के बारे में ये मतलब रफ मटेरियल अपने पास रखिए और उसको उस नज़रिए से रखिए 2 पेज बना के कि इसको मुझे डाल के आना है। वो आपका वैल्यू बढ़ाएगा आंसर का। और ज्योग्राफी में दूसरे से अलग करने के लिए तो एक रामबाण हथियार तो मैपिंग तो है बहुत बढ़िया। वाटर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने बता दिया कि इंटरनेट और मोदी जी की स्पीच, शिवराज सिंह जी की स्पीच, जो केस स्टडी है करंट, उससे आप उसको जोड़ सकते हैं। पेपर सेकंड में जो जैसे पॉलिटी आप पढ़ते हैं तो उसमें केसेस आते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस। तो आप ऐसे 50 से 70 केसेस कुछ अपने पास रखिए जो आपके टॉपिक से मतलब रिलेट करते होंगे। राज्यपाल वाला विवाद आ जाए तो आपको नामी ब्रेविया केस, सरकरिया कमीशन, पूछी कमीशन, उनकी क्या रिकमेंडेशन है वो चीज़ आप कर सकते हैं और उसको एक रफ मटेरियल में रखिए। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और प्रस्तावना को, जो इसके लिए प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व को जो उद्देश्य रहते हैं उनको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि ये विज़न था हमारे जो संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, तो इस विज़न के साथ चले थे, आज हम कितना आगे गए, आज हम कितना पीछे गए। जब आप एनजीओ पढ़ते हैं तो एनजीओ को आप करंट से रिलेट करें कि ये वाला एनजीओ इस समय बहुत अच्छा कार्य किया। कोविड से आप उसको रिलेट करें, हर चीज़ अब कोविड के बाद की रह गई है। तो पॉलिटी के लिए ये चीज़ है। एजुकेशन और हेल्थ में डेटा और स्कीम का बहुत बड़ा रोल होता है कि नई स्कीम्स हर समय, जब से 2014 के बाद से तो स्कीमों की बाढ़ आ गई है, इतनी सारी स्कीम्स हैं हर चीज़ के लिए, तो आपको कमी नहीं मिलेगी। और डेटा आप उठा सकते हैं, जैसे तो डेटा तो आपको प्रीलिम्स के जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वहाँ भी मिल जाते हैं, आपको बजट जो आप पढ़ते हैं वहाँ भी मिल जाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगे। तो डेटा की कमी नहीं रहेगी। एक बार बना के डेटा सीट आप बना लीजिए पेपर सेकंड के लिए।
थर्ड के लिए, थर्ड में तो बहुत ज़्यादा बस वही है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखें, चूँकि साइंस का पेपर है तो उसमें जो आपसे क्वेश्चन नहीं आए उसको कभी नहीं अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपकी एनर्जी, चूँकि टाइम तो जा रहा है, टाइम तो 3 घंटे ही है, तो आपसे नहीं आ रहा है फिर भी आप उसको लिख रहे हैं। आप इसकी बजाय ये कर सकते हैं कि जो आपसे आ रहा है उसको थोड़ा टाइम देकर अच्छी राइटिंग में और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं हड़बड़ाहट के लिए। तो पेपर थर्ड में एक आयुष यूनिट है, उसको इंटरनेट से आप देख के कुछ करंट अफेयर्स का मतलब इंक्लूड करके उसको देख सकते हैं एनर्जी एनवायरनमेंट के लिए। 11 मार्कर में ज़्यादा मैटर करता है प्रेजेंटेशन, आपने जो निष्कर्ष लिखा है वो कितना प्रभावी लिखा है, क्योंकि निष्कर्ष वह पॉइंट होता है 11 मार्कर का जहाँ पर परीक्षक नंबर लिखता है, लास्ट में वही पढ़ता है और वहाँ पर नंबर लिखता है कि इसको मतलब 5 देना है, 6 देना है, 7 देना है। तो वहाँ पर आपको 5 भी दे सकता है, आपको 7 भी दे सकता है। तो आप हर पेपर में ये एक एक नंबर भी अगर आपने बढ़ा लिए, 5 3 मार्कर आते हैं, 5 11 मार्कर आते हैं, तो एक पेपर में 10 हो जाते हैं, तो आपके लगभग 35 से 40 नंबर बढ़ जाते हैं और वो चीज़ बहुत रैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऊपर से नीचे हो सकते हैं, ऊपर से नीचे हो सकती है वो चीज़। और पेपर फोर्थ के लिए करंट अफेयर्स का तो रोल है, जो आप एक काम कर सकते हैं कि जो वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए जो पद्मश्री जिनको मिलता है तो वो बहुत निम्न स्तर ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और उनमें हर चीज़ गुण मिल जाता है कि किसी में संवेदना मिल जाती है, किसी में करुणा। और आप अपने आसपास देख लीजिए कि टॉप आईएएस कौन से हैं, टॉप आईपीएस उन्होंने कौन सा वर्क अच्छा किया है। जैसे आर्मस्ट्रांग पामे में जब यूज़ करता था तो उन्होंने जन भागीदारी के माध्यम से 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई थी और ये बहुत शानदार प्रयास था। ये इसलिए वो कर पाए कि उनमें जो समाज का सबसे निचला तबका है उसके लिए कंपैशन था। तो आप ऐसे आईएएसओं को कई सारे हैं, मतलब वो हम जब गूगल में डालेंगे तो हमको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि positivindia.com में भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आती हैं, वहाँ से कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि इन्होंने इस अच्छे में काम किया है। कुछ नहीं, गूगल में आप डालिए टॉप 5 वर्ष आईएएस कुछ करके, तो वहाँ से आ जाएगा। तो ये एथिक्स में जीवंतता प्रदान करने का ये सिस्टम रहा। हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया, कुछ अलग नहीं करना है। हिंदी में मतलब लिपि की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जैसे बिंदी की भी आप त्रुटि नहीं रखें। और चूँकि पेपर छोटा होता है तो उसको हम जल्दी से मतलब कंप्लीट करके बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमको टाइम देना है और अच्छी राइटिंग के साथ उसको करना है। हिंदी में आप 130 भी पा सकते हैं, 110 भी पा सकते हैं, 150 भी पा सकते हैं, 160 भी पा सकते हैं। और आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपनी कॉपी को, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो हमको पूरा 3 घंटे टाइम में बैठना है और पूरा 3 घंटे पेपर अटेम्प्ट करना है। बाकी निबंध के लिए मैंने बता दिया कि पूरा तैयारी बता दी है, तो बस यही रहा। अब एक चीज़ रहती है कि 3 मार्कर कहाँ से और कैसे कवर करें। 3 मार्कर के लिए मैंने स्पेशल तो कोई तैयारी नहीं की थी, जैसे प्रीलिम्स के दौरान जैसे हिस्ट्री में जो लूसेंट होती है तो लूसेंट का मैंने कवरेज किया था कि लूसेंट से जो चीज़ें आ जाती हैं। और जो मेंस में तैयारी होती है तो पूरे 3 मार्कर जो सामान्य रूप से होते हैं वो लूसेंट से, और जो मेंस की तैयारी जब आप करते हैं ना तो वहाँ से कवरेज हो जाती है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी के 3 मार्कर जो होते हैं उनके लिए मैंने लूसेंट का उपयोग किया था। और बाकी 3 मार्कर तो आपके जाने पहचाने से आएंगे, उनका आप कहीं अलग से तैयारी नहीं कर सकते कि मार्केट में कई सारी बुक्स आ जाती हैं कि इससे ये 3 मार्कर। क्योंकि आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना तो उसमें 11 मार्कर भी कवरेज रहता है, 3 मार्कर भी कवरेज रहता है और 5 मार्कर भी कवरेज रहता है। जैसे अभी इस बार आया था पेपर में जनसंख्या विस्फोट के कुछ ऐसा प्रभाव आया था, तो वो 11 मार्कर में पूछ सकता है, लेकिन इस बार 3 मार्कर में पूछा था। हिंदू धर्म का भारतीय संस्कृति में क्या प्रभाव है, इस बार आया था। 11 मार्कर उस टॉपिक ही है, सिलेबस ही है। अगर आप सिलेबस टू द पॉइंट रहते हैं तो सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है। वो 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, बस हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो और साइंस के जो 3 मार्कर रहते हैं उनके लिए आप लूसेंट का सहारा ले सकते हैं। लूसेंट जो किताब आती है वो प्रीलिम्स से तो पढ़ते ही हैं आप, उसको हाईलाइट कर दीजिए कि ये पॉइंट जो है तो वो 3 मार्कर में आएगा। मेंस में उसको एक बार ब्रशअप कर लीजिए, वो काम आपको वहाँ से हो जाएगा। चलिए, इतना लंबा इंटरव्यू हो गया तो एक प्रश्न और छूट रहा था, वो भी याद आ गया है। इस लंबी जर्नी में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में। जैसे कि बात की जाए कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या और कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन बना रहता है कि होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे। बिल्कुल। ऐसे प्रश्नों को आपके अंदर कौन कौन से प्रश्न रहे और उसको कैसे आपने सॉल्व किया, सॉर्ट आउट किया था? जी, ये बहुत एक वाजिब प्रश्न है। एक स्टूडेंट के जीवन में कई सारी समस्याएं तो आती हैं, किसी में फाइनेंशियल आती हैं, किसी में फैमिली प्रेशर रहता है, किसी में शादी का प्रेशर रहता है, तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं। और मुझे लगता है कि आप अपनी जो समस्याएं हैं उनको आप ताकत बनाते हैं। अगर आप में
मान लीजिए आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, तो आप वो उस चीज़ को आप मोटिवेशन बनाइए, वो चीज़ अपने दिल में रखिए कि नहीं, आज मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और मैं अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को मतलब एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस चीज़ को मोटिवेशन बनाइए कि मुझे इतना पढ़ना है कि मतलब ये लाइफ मतलब चेंज हो, मैं अपने आप को कुछ बेहतर जगह में पहुँचा पाऊँ। और अपने जो प्रतिभा, चूँकि 2 हाथ आपके भी हैं, 2 पैर उनके भी हैं, आपके पास एक अलग चीज़ है जो आपको पढ़ने के लिए बार बार प्रेरित करेगी। वो चीज़ है आपका अभाव, जो आपका इनर मोटिवेशन होगा कि आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। आप उस चीज़ को याद रखिए, वो चीज़ सही रहेगी। अगर आपको किसी को शादी का प्रेशर रहता है कि हाँ उनको शादी करनी है, वो प्रेशर हर किसी के साथ होता है। और आपकी अगर जैसे जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसी जिसकी जिस हिसाब से रहती है, तो प्रेशर तो रहता ही है। इस प्रेशर को मैनेज करने की एक और टूल बहुत ज़्यादा कारगर है, वो आपका फ्रेंड जो सर्कल होता है, जिस ग्रुप में रह के आप तैयारी करते हैं, आप अपनी बात उनको बता सकते हैं। क्या होता है कि जब हम अपनी कोई जो समस्या होती है जब किसी को बता देते हैं तो मन हल्का सा लगने लगता है। और हर स्टूडेंट चूँकि वही चीज़ फेस करता है तो वो उसका सम्मान भी करता है। हम दूसरे को बताएंगे अरे यार ये इतना कमज़ोर आदमी है। जैसे मुझे भी जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा था तो बीच में पटवारी का जब आया फॉर्म आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं पटवारी डाल देना चाहिए। उस टाइम पे मतलब मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने कहा कि नहीं मतलब पटवारी का फॉर्म नहीं डालना है, क्या करोगे आप पटवारी करके, आप तैयारी इस चीज़ की कर रहे हो। फिर पटवारी में चले गए तो तब मैं बेरोज़गार था, तब मुझे लग रहा था कि एक रोज़गार मतलब ले लिया जाए, बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए। लेकिन आपको अल्पकाल में जो छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं उसको त्यागना पड़ेगा। अगर आपको कुछ बड़ा करने का जो सपना है उसको अगर पूरा करना है तो छोटी छोटी सफलताओं से मतलब हटना पड़ेगा। आप अपने लक्ष्य में मतलब डेडिकेटेड रहें। एक बार अगर नहीं मिलेगा तो दूसरी बार में मिलेगा, तीसरी बार में मिलेगा, चौथी बार में मिलेगा। सक्सेस डिले हो सकती है, मतलब डिनाई नहीं होगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको एक न एक दिन सक्सेस मिलती है। और अपने वक्त का इंतज़ार करिए। कई सारे लोग हैं जो पहले अटेम्प्ट में निकालते हैं, कई सारे लोग 5वें में निकालते हैं, कई सारे लोग 7वें में निकालते हैं। बस आपको इंतज़ार करना है कि मेरा वक्त है। और ये चीज़ विश्वास रखिए कि जिस दिन आपको सफलता मिली उस दिन आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैंने मेहनत बहुत कम करी थी जितना मुझे मिला। जैसे मैं घर गया तो मुझे लगा जब घर वाले खुश थे, पूरा मतलब परिवार खुश था, शहर खुश था, मिलने बहुत सारे लोग आए, तो मुझे लगा कि अगर ये खुशी मुझे दोबारा मिल जाए, दोबारा तो मिले, तो 2-3 बार और ज़्यादा मेहनत करने का मतलब उत्साह रहता है। कहीं ना कहीं पूरे ज़िले में उस वक्त नाम होगा, सीधी ज़िले बहुत में। मतलब क्षेत्र जो रहता है वो हर कोई मतलब कहता है कि विधायक खुशी मंत्री रहता मिलने है। आ रहे होंगे आपको। हर कोई आता है कि जो क्षेत्र के सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं और प्रशासनिक अमला जो रहता है। और बहुत खुशी का सबसे बड़ी खुशी होती है आपके परिवार की जो खुशी होती है, बाकी शहर क्षेत्र तो होता ही है। तो आपको लगता है कि नहीं हर चीज़ पे हो जाती है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको शांति मिलती है। जैसे धूप में आप चलते हैं, जब कोई सी छाँव मिलती है तो आपको शांति का एहसास होता है। आप मेहनत करेंगे तो आप एक नवीन ऊर्जा फिर से संचार होगी। और लगे रहिए, वक्त ज़रूर आएगा। और इसके लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप में अगर इंटरेस्ट हो तभी इस फील्ड में आएँ। आसपास का जो सिस्टम है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे रील्स वगैरह को देखकर यहाँ नहीं है, मतलब इस चीज़ को नहीं ऑप्ट करें, क्योंकि सीट्स बहुत कम रहती हैं और कंपटीशन बहुत हार्ड रहता है। और इसमें आपको लंबे टाइम तक कभी कभी ऐसा होता है कि एक अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिलती, आप कितने भी मेधावी क्यों ना हो, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं मिलती, तो आपको लंबे टाइम तक सस्टेन करना पड़ता है अपने आप को। तो इनर मोटिवेशन बना के रखना पड़ता है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी अंदर से इच्छा हो कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है और ये चेंज लाना है, ये करना है। तो मुझे लगता है कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और ख़ुद पर भरोसा, निरंतरता और धैर्य इस चीज़ की जान है। मतलब अगर आप, मैं यही कहता हूँ कि आप एक दिन में 24 घंटे आप पढ़ने को बोल दूँगा तो आप पूरा दिन सोएंगे नहीं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि आप 6 घंटे लगातार 1 साल पढ़ें तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। मैं बोलूँगा 2 साल पढ़ें फिर भी कठिनाई होगी, 3 साल पढ़ें कठिनाई, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाती है अगर रोज़ वही चीज़ आपको करने के लिए बोल दिया जाए। जैसे पनीर की सब्ज़ी मैं आपको एक दिन ऑफ़र करूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आप 1 साल अगर आपको दूंगा तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। पनीर की सब्ज़ी आप खा ही नहीं सकते, इरिटेट हो जाएंगे उससे। यही चीज़ पढ़ाई के साथ होता है। तो आप उसको, पढ़ाई को एंजॉय करिए और अच्छे पीयर ग्रुप में रहिए। नेगेटिव माहौल में एक भी नहीं रहना है और ख़ुद पर भरोसा तो रखना ही पड़ेगा। एक प्रश्न और कि अधिकतर स्टूडेंट्स तैयारी करने से पहले परिणाम के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल, कि मैं क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या बनूंगा, क्या नहीं बनूंगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो आपने क्या सोचा था इसके बारे में? जी, मतलब तैयारी के दौरान ये तो कोई भी तैयारी करने आता है तो शुरुआत में तो ऐसा होता है कि मतलब परिणाम के बारे में तो निश्चित तौर पर सोचता ही है कि मतलब क्या होगा, क्या नहीं होगा।
लेकिन मुझे लगता है कि परिणाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो आप कर्म करते हैं। आप अपने कर्म को एंजॉय करिए। अगर आपका कर्म बिल्कुल सच्चा है, पवित्र है, ईमानदारी पूर्वक है, तो परिणाम तो बेहतर होगा ही होगा। परिणाम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। उससे डिमोटिवेशन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप परिणाम सोच रहे कि मुझे पहले अटेम्प्ट में यहाँ पहुँचना है और आप वहाँ नहीं पहुँचे तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आएगा। उससे बेहतर है कि आप अपने कर्म में विश्वास रखें और डेली जो टारगेट अचीव करें, डेली का जो प्लान बनाएं वो अचीव करें, और उससे मतलब छोटी छोटी खुशियों को आप मतलब एंजॉय कर सकते हैं, और ये ज़्यादा बेहतर है। परिणाम के बारे में नहीं सोचें। जैसे गीता में भी कहा गया है कि निष्काम कर्म योग हमको करना चाहिए, बिना किसी कामना के अपना कार्य करें, फल जो होगा तो वो देगा ही देगा। अगर आपका कर्म पवित्र है तो आपको फल भी बेहतर ही मिलेगा। तो यही लास्ट मैसेज है मेरा, निष्काम कर्म योगा। तो सिलेक्शन तक से आप कब से जुड़े हैं और आपको क्या क्या इससे? जी, पहली बार तो मैं सिलेक्शन तक में जब 2000 अभी आंदोलन जब हो रहा था तब मैंने उस चैनल के बारे में जानकारी मतलब मुझे मिली। फिर इंटरव्यू के दौरान जो मॉक इंटरव्यूज़ के जो जैसे स्टूडेंट्स के जो रिव्यू होते हैं इंटरव्यू के दौरान, उस दौरान भी मैंने कई सारे वीडियोस देखे। तो सिलेक्शन तक से अभी मतलब आंदोलन के बाद से और जो इंटरव्यू हुए उस दौरान से मेरा मतलब संपर्क रहा है, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं देखता था इसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप कुछ लोग सोर्स के बारे में कहेंगे, तो जो भी सोर्स हैं पूरे वीडियो में कवर हो गए हैं, और कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ नोट्स का जो डेमो PDF कि इन्हें किस टाइप से तैयारी की थी, वो मैं कुछ टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और इनकी कॉपी कैसे लिखा है जो भी मुझे उपलब्ध होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी कॉपी आप वहाँ पर देख सकते हैं, अन्य टॉपरों की मैं डाल चुका हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और हमसे यदि मैसेज के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से हम मैसेज भेज सकते हैं। धन्यवाद।